देखो भाई, ये मैंने रिएक्शन आप लोगों को पहले भी समझाई थी। मैंने कहा था इसमें जो ये H+ होता है ना, इसकी तो होती है हार्ड नेचर, और ये Hd होता है ना, इसकी होती है सॉफ्ट नेचर। जब भी यहाँ से आप इस अभिक्रिया में किसी भी कठोर क्षार को डालोगे तो कठोर कठोर के साथ में जुड़ेगा, मतलब उसको किसके साथ में जुड़ना है, H+ के साथ में। H+ के साथ में जुड़ेगा तो H+ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब विक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, इस दिशा में आएगी, इस दिशा में जाएगी विक्रिया। तो आप क्या बोलोगे कि जो भी आपने बेस मिलाया होगा वो कौन सी नेचर का होगा, हार्ड नेचर का होगा। अगर आप सॉफ्ट बेस को मिलाओगे तो वो इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो इसकी धनात्मक मात्रा होनी चाहिए, मतलब विक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर विक्रिया पीछे की तरफ आएगी तो फिर वो कौन सी नेचर का हो जाएगा, सॉफ्ट नेचर का। इस अभिक्रिया के आधार पर हम कठोरता और मृदुता का निर्धारण कर सकते हैं। पहले भी पढ़ लिया है, एक बार और लिख लो। लिखो, निम्न अभिक्रिया के आधार पर कठोरता तथा मृदुता का निर्धारण किया जा सकता है। निम्न अभिक्रिया के आधार पर कठोरता तथा मृदुता का निर्धारण किया जा सकता है। कठोरता तथा मृदुता का निर्धारण किया जा सकता है। किया जा सकता है। रिएक्शन की छपाई करो। लिखो, जब उपरोक्त अभिक्रिया में कठोर क्षार मिलाया जाता है तो, जब उपरोक्त अभिक्रिया में कठोर क्षार मिलाया जाता है तो अभिक्रिया कठोर क्षार मिलाया जाता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। सॉरी अग्र दिशा में विस्थापित होती है, अग्र दिशा में विस्थापित होती है, क्योंकि कठोर अम्ल की प्रकृति H+ के साथ जुड़ने की होती है। कठोर अम्ल की प्रकृति H+ के साथ जुड़ने की होती है। तथा जब इस अभिक्रिया में मृदु क्षार मिलाया जाता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है, क्योंकि मृदु क्षार CH3Hg+, मृदु क्षार CH3Hg+ के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस आधार पर कठोरता तथा मृदुता का निर्धारण किया जा सकता है। इस आधार पर कठोरता तथा मृदुता का
निर्धारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए HX अम्लों की अम्लीय सामग्री। ठीक है, HX अम्ल कौन कौन होते हैं भाई? सबसे पहले मैंने लिख दिया HF, उसके बाद में HCl हो गया, उसके बाद में कौन हो गया HBr, उसके बाद में कौन हो गया HI हो गया। इनकी अम्लीय सामर्थ्य बतानी है, मतलब कौन प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और कौन दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। देखो भाई, ये यहाँ तो H प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। H प्लस बताओ कौन सी प्रकृति का होता है? हार्ड नेचर का। और F माइनस भी कौन सी प्रकृति का है? हार्ड नेचर का। हार्ड है तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्थिर बंध होगा। जैसे जैसे इधर जाओगे विद्युतीयता घटेगी तो इसकी हार्डनेस घटेगी और क्या बढ़ेगी? सॉफ्टनेस। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये तो हार्ड ही रहेगा। हार्ड और सॉफ्ट में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है, तो ये आसानी से टूटेगा। तो यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा? H प्लस। तो फिर ये H प्लस जल्दी देगा, ये H प्लस जल्दी नहीं देगा। तो प्रबल अम्ल किसे होना चाहिए? इसे या इसे? हमने कहा ये बॉन्ड इजीली टूटा, मतलब H प्लस आसानी से बाहर निकला। और हम यही जानते हैं जो जितना इजीली H प्लस को दे देगा वो उतना ज्यादा अम्लीय। यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो H प्लस को इजीली नहीं देगा, तो ये कम अम्लीय हो जाएगा। तो ये ज्यादा, तो ये उससे कम, क्योंकि कठोरता बढ़ रही है, ये उससे कम। क्या वास्तव में यही ऑर्डर होता है क्या? पियर्सन ने सही बताया क्या? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। HI सबसे प्रबल अम्लीय होता है और HF सबसे दुर्बल अम्लीय होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे क्लास में, ये पढ़ा क्या? पढ़ा है वास्तव में सही बताया पियर्सन ने, मतलब भाई गलत तो नहीं बता दिया। देखो चेक कर लिया करो, क्योंकि पियर्सन ना गलत ही बोल देते हैं, आप लोगों को पता है नहीं बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। हर बात सही हो जरूरी थोड़ी। देखो पियर्सन सिद्धांत के आधार पर HX अम्लों की अम्ल सामर्थ्य, HX अम्लों की अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार प्राप्त होती है, निम्न प्रकार प्राप्त होती अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार प्राप्त होती। ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिख लो। देखो HF में H प्लस तथा F माइनस दोनों, HF में H प्लस तथा F माइनस दोनों कठोर प्रकृति के होते हैं, दोनों कठोर प्रकृति के होते हैं। अतः इनके मध्य बनने वाला बंध प्रबल होता है, इनके मध्य बनने वाला बंध प्रबल होता है, जिससे यह आसानी से H प्लस का दान नहीं करता, जिससे यह आसानी से H प्लस का दान नहीं करता, दान नहीं करता। जबकि HI में H प्लस तथा I माइनस, H प्लस तथा I माइनस क्रमशः कठोर तथा मृदु प्रकृति के होते हैं, क्रमशः कठोर तथा मृदु प्रकृति के होते हैं।
जिससे इनमें बनने वाला बंध दुर्बल बंध होता है। इनमें बनने वाला बंध दुर्बल बंध होता है। अतः यह आसानी से H प्लस दे देता है। यह आसानी से H प्लस दे देता है। आसानी से H प्लस दे देता है। अतः यह प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अब लिखो अगला H0 तथा HGSP H2O में घुलनशीलता या विलयता। बोलो खुलेगा नहीं खुलेगा? कौन खुलेगा कौन नहीं खुलेगा? आपको सिर्फ सिद्धांत के आधार पर बात करनी है। अगर बॉन्ड वीक होगा टूट जाएगा तो खुल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा नहीं टूटेगा तो नहीं खुलेगा। सिंपल सी कहानी है। बोलो कौन खुलेगा कौन नहीं खुलेगा? HGS खुल जाएगा और HGO नहीं खुलेगा। अच्छी बात है, देखते हैं यही है क्या? ये खुलेगा आपके हिसाब से, ये नहीं खुलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखो Hg कौन सी नेचर का होता है? सॉफ्ट। और ये ऑक्सीजन कौन सी नेचर का होता है? हार्ड नेचर का। Hg सॉफ्ट नेचर का और सल्फर हार्ड नेचर का। सल्फर हार्ड था, सॉरी सॉफ्ट नेचर का। वो जल्दी टूटेगा। अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ऐसे देखा तो सीधा देख के आप मुझे बोले खुलेगा ये नहीं खुलेगा, लिखो तो सही नीचे उसके नीचे लिख लिया करो, लिख लिया करो, लिख लिया करो। ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है। फिर देखो कहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये तो टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं तो खुलेगा भी नहीं, ये टूट जाएगा नहीं खुल जाएगा। सिंपल है। तो लिखा करो भैया, ऐसे देखकर नहीं, देखकर तो किसी के बारे में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, उसको जानोगे तभी तो आप उसके बारे में बता पाओगे। इससे जाना करो चीजों के बारे में। लिखो HgO में मरकरी तथा ऑक्सीजन दोनों, मरकरी तथा ऑक्सीजन क्रमशः, मरकरी तथा ऑक्सीजन क्रमशः मृदु तथा कठोर प्रकृति के होते हैं। मृदु तथा कठोर प्रकृति के होते हैं। अतः इनमें बनने वाली मृदु कठोर अंतरक्रिया, इनमें बनने वाली मृदु कठोर अंतरक्रिया दुर्बल होती है, दुर्बल होती है। अतः यह जल में घुल जाता है। अतः यह जल में घुल जाता है। जबकि HGS में मरकरी तथा सल्फर क्रमशः, मरकरी तथा सल्फर दोनों मृदु प्रकृति के होते हैं। अतः इनमें बनने वाली मृदु मृदु अंतरक्रिया, इनमें बनने वाली मृदु मृदु अंतरक्रिया प्रबल होती है या स्थायी होती है।
जिससे HGS जल में अघुलनशील होता है, जिससे HGS जल में घुलनशील होता नो अघुलनशील होता है। उसमें क्या लिखा था? घुलनशील लिखा था ना? हाँ सही लिखा। HGS जल में अघुलनशील होता है। ठीक, नेक्स्ट, खनिज तत्वों की प्रकृति में उपस्थिति। जितने भी खनिज तत्व है ना, वो तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड के रूप में होंगे, या फिर वो सल्फाइड के रूप में होंगे, या फिर वो कार्बोनेट के रूप में होते हैं। अब कुछ इनके साथ में जुड़ेंगे, कुछ इनके साथ में जुड़ेंगे, कुछ इनके साथ में जुड़ेंगे, इन्हीं फॉर्म में आपको ये प्रकृति में मिलेंगे। अब ये तो होता है हार्ड नेचर का, ये होता है सॉफ्ट नेचर का, ये भी होता है हार्ड नेचर का। तो जितने भी मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल का जैसे बात क्या होगी, जैसे Pd+2 हो गया, पैलेडियम+2 हो गया, Ag+ हो गया, इनकी सबकी मृदु प्रकृति बताओ, ये किसके साथ जुड़ने को वरीयता गिनती है? इन दोनों के साथ या इसके साथ? एक मृदु मृदु के साथ जुड़ेगा तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये जो मृदु अम्ल है ना, ये अगर प्रकृति में मिलेंगे तो हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बता दो? क्योंकि यह भी सॉफ्ट, यह भी सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, अतः यह सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में नहीं पाया जाता। अगर इनके साथ जुड़ेगा तो सॉफ्ट और हार्ड वीक होते हैं, वीक होंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं। ये तो मृदु होगी, मृदु के साथ जुड़ेगी। माना कि मैंने जैसे कोई भी कठोर ले ली, कोई भी कठोर में मैंने बात कर ली, जैसे कैल्शियम हो गया, मेरे पास में एल्यूमिनियम+3 हो गया, ये हमेशा किसके साथ जुड़ेंगे? या तो ये कार्बोनेट के साथ में जाएंगे, या फिर किसके साथ में जाएंगे? ऑक्साइड के साथ में जाएंगे, या तो कार्बोनेट के साथ में या ऑक्साइड के साथ। प्रकृति में ये इन्हीं ही फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम तो देखा होगा आपने, Al2O3 के रूप में मिलता है, वो मिलता है प्रकृति में। जो कैल्शियम होता है ये कार्बोनेट के रूप में मिलता है, ठीक है ना? तो जितने भी मृदु अम्ल है वो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, और जितने भी कठोर अम्ल है या तो वो कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, या फिर वो ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, लेकिन कभी भी वो सल्फाइड के रूप में नहीं मिल सकते, क्योंकि इस केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी। लिखो, खनिज तत्व सामान्यतया ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, खनिज तत्व सामान्यतया ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो तथा कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं। मृदु अम्ल जैसे Pd+2, पैलेडियम+2, Ag+ आदि मृदु अम्ल Pd+2, पैलेडियम+2, Ag+ आदि सल्फाइड के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं, सल्फाइड के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं, सल्फाइड के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं। सल्फाइड S-2 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड। मत कर देना वरना गलत हो जाए। सल्फाइड के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं क्योंकि इसकी मृदु प्रकृति होती है, क्योंकि इसकी मृदु प्रकृति होती है। अतः मृदु अम्ल प्रकृति में सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। अतः मृदु अम्ल प्रकृति में
सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। अगली लाइन से लिखो, कठोर अम्ल ऑक्साइडों तथा कार्बोनेटों के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं। ऑक्साइडों तथा कार्बोनेटों के साथ जुड़ने को वरीयता देते हैं, वरीयता देते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति कठोर होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति कठोर होती है। अतः कठोर अम्ल प्रकृति में, कठोर अम्ल प्रकृति में ऑक्साइडों तथा कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्साइडों तथा कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति में ऑक्साइडों तथा कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, तथा एल्यूमिनियम प्रकृति में, एल्यूमिनियम प्रकृति में Al2O3 के रूप में, मतलब एल्यूमिना Al2O3 के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको लगा दो। उत्प्रेरक का विषाक्तन, विषाक्तन का मतलब होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी होना, ठीक है ना। जब भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी हो जाएगी उसे विषाक्तन कहा जाता है। वर्ड है विषाक्त व्यवप्रेरक, अब इसे काम करेगा। क्या होता है भाई, देखो आपको पता है कि जितने भी उत्प्रेरक होते हैं, जैसे कि मैंने बात कर ली, इसकी प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये उत्प्रेरक की क्रियाविधि कैसी होती है, यह अभिकार को ही सतह उपलब्ध करवाते हैं। इनके पास ऐसी सतह होती है, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, ऐसी सतह होती है जिन पर फ्री वैलेंसी डिग्री होती है। अभिकार अणु आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सतह होती है जिन पर फ्री वैलेंसी होती है, मुक्त संयोजकता होती है, जिन पर अभिकार अणु जुड़ते हैं तथा आपस में क्रिया करते हैं और चले जाते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो प्लेटिनम पैलेडियम होते हैं ना, ये दुर्बल क्षार, जैसे कि CO हो गया, साइनाइड हो गया, मेरे पास में ओस्टिन हो गया, इनके साथ में क्रिया करके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये प्रकृति में खूब होता है, कार्बोनिल मिल जाएगा, साइनाइड, ओस्टिन वगैरह खूब होते हैं प्रकृति में। तो ये जो प्लेटिनम पैलेडियम होते हैं ना, इनके साथ में क्रिया करके स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मैंने बताया कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक काली होता है, 4 भरे हुए होते हैं, दिया ना हमने। इधर की तरफ एक इसमें दे दिया, एक फिर यहाँ से बन गया, यहाँ पाई बन गया। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे प्रबल प्रबल संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। ये संकुल मतलब ये धातु इनके साथ में, अब ये संकुल जैसे क्रिया करने आएंगे तो ये यहाँ पर क्रिया करेंगे, यहाँ पर क्रिया करके ये संकुल यहीं पर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये डिपॉजिट होंगे, अब क्या अभिकारक अणु इस सतह के कांटेक्ट में आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। सतह के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा तो फिर क्या यह उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब तक इसकी सतह अभिकारक अणुओं के कांटेक्ट में नहीं आएगी, यह किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। हमने देखा कि ये इनके साथ में क्रिया करेंगे, संकुल बनेगा
वो संकुल इनकी सतह पर ही जम जाता है, इनकी सतह पर ही जम जाएगा। तो अब अभिकारक अणु कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, कांटेक्ट नहीं होगा तो अब यह किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा जो एस ब्लॉक की जो एलिमेंट होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उनकी सतह पर जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है ना वो ऑक्साइड ग्रुप में जमा हो जाती है। ग्रीन कलर की जो लेयर बनती है, आपने फिजिकल में देखा होगा ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो क्यों बनी? ऑक्साइड के कारण। अब वो काम का नहीं रहा, अगर उस ग्रीन लेयर को मैं हटा दूंगा ना तो वापस से मैग्नीशियम रिएक्टिव हो जाएगा और वो किसी भी रिएक्शन में यूज भी किया जा सकता है या इजीली रिएक्ट कर सकता है। तो वैसा ही काम यहाँ भी होता है, रिएक्टिविटी डाउन कर गई मतलब क्या होगा? विषाक्तन हो गया, विषाक्तन। लिखो प्लेटिनम पैलेडियम आदि विभिन्न अभिक्रियाओं में प्लेटिनम पैलेडियम आदि विभिन्न अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। विभिन्न अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बोनिल, साइनाइड, फॉस्फेट आदि मृदु क्षारों के साथ कार्बोनिल, साइनाइड, फॉस्फेट आदि मृदु क्षारों के साथ मृदु क्षारों के साथ क्रिया करके स्थायी संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। स्थायी संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। ये संकुल इनकी सतह पर जमा हो जाते हैं। ये संकुल इनकी सतह पर जमा हो जाते हैं। जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है। जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है। अतः उत्प्रेरक का विषाक्तन हो जाता है। उत्प्रेरक का विषाक्तन हो जाता है। नेक्स्ट Cu+2 तथा Cd+2 का पृथक्कीकरण। मतलब हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें Cu+2 भी है और इसमें Cd+2 भी है। इन दोनों को हमें अलग अलग करना है, वही तो होता है पृथक्कीकरण। ठीक, पृथक करना है, आइसोलेट करना है दोनों को एक दूसरे से। ठीक है ना, आइसोलेशन करना है हमें। देखो भाई करते क्या है, इन दोनों के मिश्रण में सबसे पहले K2 या KCN को प्रवाहित किया जाता है। दोनों का मिश्रण होगा, उसमें कौन सी गैस को सबसे पहले प्रोवाइड करना है? आपको KCN गैस को प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप KCN को प्रोवाइड करोगे तो ये दोनों इस KCN से क्रिया करेंगे। कैसे क्रिया करेंगे? बोर्ड पर देखो, ये मैंने इसको कितने KCN दे दिए भाई? 4 KCN दे दिए मैंने इसको। ठीक, यहां से क्रिया कैसे होगी? चारों साइनाइड इस Cu के साथ में जुड़कर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये साइनाइड 4 और ये क्या बन जाएगा भाई? -2। साइनाइड और -2 घटा लो, +4 उधर जाएगा, +4 बच तो गया, +2 आ गया। उसके बाद में बाहर कौन निकल जाएगा? 2 पोटेशियम, मतलब 4 पोटेशियम यहां से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये Cd+2 के साथ में क्रिया करता तो इसके साथ में भी 4 ही आते, क्योंकि इसका भी संकुल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे बनता है। अब चारों साइनाइड जोड़ दो इसके साथ में
तो यहाँ भी आपके पास में एक संकुल यौगिक बनेगा, ये 4 और इस पर -2 चार्ज आ जाएगा और वेक्टर क्या हो गया 4k+2 बाहर निकल गया। इतना बनने के बाद जैसे कैल्शियम प्रोवाइड होगी ये इसमें बदल जाएगा और ये इसमें बदल जाएगा। इसके बाद में अब आपको इसके अंदर HCl गैस को प्रोवाइड करना है, इसको प्रोवाइड करना है भाई HCl को प्रोवाइड करना है। देखना ध्यान से कैसे क्रिया होगी। अब देखो, अब ये भी क्रिया कर सकता है और ये भी क्रिया कर सकता है, दोनों के दोनों ही HCl से क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अब इनमें से पहले क्रिया वो करेगा जो सर्कल वीक होगा और बाद में क्रिया वो करेगा या क्रिया ही ना करेगा जो प्रबल प्रकृति का होगा। तो इनमें से एक तो थोड़ा ज्यादा स्थायी होगा और एक थोड़ा कम स्थायी होगा। तो थोड़ा जो कम स्थायी होगा वो पहले किससे क्रिया करेगा HCl से क्रिया करेगा। तो हम यही क्राइटेरिया लेकर चलेंगे कि भाई थोड़ा जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो क्रिया करेगा और जो थोड़ा कम क्रियाशील होगा वो इससे कोई भी क्रिया नहीं करेगा। तो इनमें से एक तो क्रिया करके कोई थर्ड कंपाउंड बना लेगा और एक क्रिया नहीं करेगा, तो ये संकुल की फॉर्म में ही वहां पर बना रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा देखो, मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर में मेरे पास Cu+2 भी पड़ा हुआ है और उसमें मेरे पास Cd+2 भी पड़ा हुआ है। भूले हुए तो मैं इनको अलग नहीं कर सकता। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनमें से या तो कोई बाहर निकल जाए, गैस बनकर बाहर निकल जाए तो एक बन जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इनमें से किसी की पीपीटी बन जाए तो वो नीचे जम जाए तो फिर मीडियम में दूसरा जाए, तो भी हम इनको यही काम कर सकते हैं। हमने कोशिश की, सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया, HCl को प्रोवाइड किया। तो इन्होंने इस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, जितनी भी Cu+ होंगे ये बना लेंगे, जितनी भी Cd+ होंगे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इस मिश्रण में मैंने HCl को प्रोवाइड किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनमें दो संकुल है। अब ये हो सकता है इनमें से एक तो ज्यादा स्थायी होगा और एक कम स्थायी होगा। जो ज्यादा स्थायी है हम मानकर चलेंगे कि वो कोई भी क्रिया नहीं करेगा, ज्यादा स्थायी की क्रिया नहीं करेगा। जो कम स्थायी है वो ही इस HCl से क्रिया करेगा। जैसे ही HCl से क्रिया करेगा तो वो थर्ड कंपाउंड बन देगा और ये ऐसा कैसा है, इस पीरियड में बुला रह जाएगा। तो होता क्या है भाई, यहां से ये जो संकुल है ना ऊपर वाला, ये इस नीचे वाले संकुल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है ये संकुल। तो ये तो कोई क्रिया नहीं करेगा, ये कम स्थायी है तो यह इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करके थर्ड कंपाउंड बनाएगा। वो जो थर्ड कंपाउंड बनता है ना वो अवक्षेपण बनता, मतलब पीपीटी बनती, पीपीटी जैसे पीपीटी बनेगी वो इस पात्र के पहले में जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी तो वो तो नीचे चला जाएगा। मतलब इसमें जो Cd+2 था वो तो नीचे चला गया, अब इन्हें में कौन बचा, ये बचा। इसको अलग से निकाल लो और इसको अलग से निकाल लो, बताओ दोनों का पृथक्करण होंगे कि नहीं होगा। यही तरीका होता है, या तो एक को गैस बनाकर बाहर उड़ा दो या फिर किसी एक की पीपीटी बना दो। जैसे आप लोगों ने सेकेंड में एमिनो का किया होगा, ये तो करते थे, ऊपर तेलीय मिश्रण बनता था, वहां तो 3 होते थे, सबसे ऊपर तो तेलीय मिश्रण बनता था जिसको अलग कर लेते थे, बीच में बुना हुआ सरफेस होता था जिसको अलग से करते थे, एक नीचे पड़ा हुआ था जमा हुआ, तो तीनों अलग हो जाते। पहले तेल वाले को अलग कर लो तो एक अलग चला गया, फिर बुला हुए को अलग कर लो तो दूसरा चला गया, फिर पीपीटी को बाहर निकालो तो तीसरा हो गया। यही होते हैं तरीके, इन्हीं तरीकों से आप इन्हीं दो चीजों को पृथक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी पीपीटी बनेगी और ये यहाँ पर जमा हो जाएगा, जैसे जमा हो जाएगा सारे Cd+ तो नीचे चलेंगे। अब इनमें में कौन बचेगा, Cu+ बचेगा। एक बीकर में इसको निकाल लो और एक पीपीटी दूसरे बीकर में निकाल लो, तो Cu+2 और Cd+2 अलग अलग हो जाएंगी, लिख लो भैया। इसी तरीके से पृथक्करण किया जाता है हर चीजों का, लिखो। Cu+2 तथा Cd+2 के मिश्रण में, Cu+2 तथा Cd+2 के मिश्रण में, Cu+2 तथा Cd+2 के मिश्रण में सर्वप्रथम KCl गैस को प्रवाहित किया जाता है, सर्वप्रथम KCl गैस को प्रवाहित किया जाता है, KCl गैस को प्रवाहित किया जाता है। ये
केसीएन से निम्न प्रकार क्रिया करके, ये केसीएन से निम्न प्रकार क्रिया करके संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न प्रकार क्रिया करके संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों रिएक्शन कर लो, पहली भी दूसरी भी। नहीं लगाना है, वो तो समझाने के लिए था, लिखने के लिए लिखेंगे सब कुछ होंगे क्या डन। लिखो सी यू कॉम्प्लेक्स बनाओ ये वाला सी यू सी एन होल 4 माइनस 2 संकुल, सी यू सी एन होल 4 माइनस 2 संकुल। दूसरा बनाओ सी डी सी एन होल 4 माइनस 2, सी डी सी एन होल 4 माइनस 2 संकुल सही। अधिक स्थायी होता है, संकुल से अधिक स्थायी होता है। अतः जब इसमें HCN गैस प्रवाहित की जाती है, अतः जब इसमें HCN गैस प्रवाहित की जाती है तो CdCN होल 4 माइनस 2 संकुल क्रिया करके अवक्षेपित हो जाता है, क्रिया करके अवक्षेपित हो जाता है। जबकि CN होल 4 माइनस 2 संकुल स्थायी होने से कोई क्रिया नहीं करता, स्थायी होने से कोई क्रिया नहीं करता। इस आधार पर Cu+2 तथा Cd+2 का पृथक्कीकरण किया जा सकता है, पृथक्कीकरण किया जा सकता है। पृथक्कीकरण किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, लास्ट है ये अपना। अभिक्रिया का वेग बताना है, कौन सी का ज्यादा होगा कौन सी का कम होगा। नॉर्मल सी स्टोरी है, जिस भी अभिक्रिया में हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, प्रबल बंध बनेगी तो रेट ज्यादा होगा, अगर ये नहीं बनेगी तो फिर रेट कम होगा। ये लो भाई, पहले भी की थी, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ये भी हार्ड होता है, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड, ये हार्ड। बताओ इसमें हार्ड हार्ड टूटी, सॉफ्ट हार्ड बनी, तो इस अभिक्रिया का वेग कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, इसका वेग स्लो होगा। दूसरे पर भी विचार कर लेते हैं। ये हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी गई काम से। इसमें चेंज करते हैं कुछ, इसको चेंज करते हैं, हाँ इसको हटाओ, HI करो। अब देखो ये से मिलेगा तो यहां पर तो बनेगा HOH और ये हो गया I माइनस।
अब देखो ये हो जाएगा हार्ड और राइट में सारा सॉफ्ट नेचर का, ये हो जाएगा हार्ड, ये हो जाएगा हार्ड और ये होता है सॉफ्ट। अब बताओ इसमें हार्ड सॉफ्ट टूटा, हार्ड हार्ड बना, तो इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो द्वितीय अभिक्रिया ज्यादा वेग से होगी, प्रथम अभिक्रिया कम वेग से होगी। लिख दो भाई। वे अभिक्रियाएं जिनमें कठोर कठोर अथवा मृदु मृदु, वे अभिक्रियाएं जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया का निर्माण होता है, कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया का निर्माण होता है। अंतःक्रिया का निर्माण होता है, वे अधिक वेग से संपन्न होती है, वे अधिक वेग से संपन्न होती है। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु, वे अभिक्रियाएं जिनमें कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया टूटती है, कठोर कठोर तथा मृदु मृदु अंतःक्रिया टूटती है, अंतःक्रिया टूटती है। वे कम वेग से संपन्न होती है, वे कम वेग से संपन्न होती है। करो एग्जाम। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जिसके बाद में खत्म और इनऑर्गेनिक भी खत्म। हुआ क्या 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 कमियां हुई? अब देखो हम इस सिद्धांत से ये तो पता लगा सकते हैं कि कौन हार्ड होगा, कौन कठोर होगा और कौन मृदु होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो चीजें कठोर कठोर मिल जाए या दो चीजें मृदु मृदु मिल जाए, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, एक तरफ मैंने जेड ले लिया हो, एक तरफ मैंने एच ले लिया हो, बताओ दोनों के दोनों कठोर कठोर है, ये भी कठोर कठोर, वो भी कठोर कठोर। अब हमें ये बताना हो कि इनमें से कौन ज्यादा कठोर कठोर प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, तो वो नहीं बता सकते। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। केवल कठोर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाई होना जरूरी है। ठीक, मतलब हम यूं बताना चाहते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा कठोर बॉन्ड होगा उसमें बनने वाला बंध उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ठीक, अगर हमारे पास दो कठोर कठोर चीजें या दो मृदु मृदु चीजें मिल जाए तो हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल पैमाना नहीं है वो इसकी कठोरता इतनी है या इसकी कठोरता इतनी है, मैथमेटिकली नहीं बोल सकते। जैसे हमारे पास अम्लता का पैमाना है पीएच, दो अम्ल मिले हैं, एक को बोल देंगे भाई इसकी पीएच 3 के आसपास है, एक को बोल देंगे इसकी पीएच 3.5 के आसपास है, तो पता लगा लेंगे जिसकी 3 होगी वो ज्यादा अम्लीय होगा, इसकी 3.5 होगी वो कम अम्लीय होगा। तो ऐसा मैथमेटिकल कोई पैमाना नहीं है इनको नापने का, भाई ये कठोर है तो इतना ज्यादा कठोर है, ये मृदु है तो इतना ज्यादा मृदु है, ऐसा मैथमेटिकल कोई भी पैमाना हमारे पास नहीं है। उसके बाद में अगली चीज,
यह सिद्धांत कुछ अभिक्रियाओं को नहीं समझा पाता। पहले तो ये लो बताओ, ये मैंने कहा था ये प्रकृति में होती है, लेकिन पियर्सन के ऑपोजिट है, नहीं समझा था पियर्सन। एक तो ये हो जाएगी, इसको लिख देंगे ये लो भाई SO3 - 2 HF हो गया, और बगल में क्या बना तो भाई SO3H F-। दूसरी इसके पहले जो मैंने लिखी थी वो भी तो थी, याद करो CH3HgSO3, ये क्रिया करके क्या बनाएगा CH3HgOH और SO3-। अब देखो इसमें हार्ड टूटकर सॉफ्ट हार्ड बना है, और इसमें सॉफ्ट टूटकर सॉफ्ट हार्ड बना है। ये अभिक्रियाएं पियर्सन के कारण नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा था ये प्रकृति में होती है, इनको यह नहीं समझा सकता। तीसरी चीज, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ये बोलता है कि होती है, लेकिन वो वास्तव में नहीं होती। जैसे कि ये मैंने CH3+ की क्रिया करवा दी किसके साथ में, H2 के साथ में, H2 के साथ में क्रिया करवाई, H2 को मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पर प्लस आया होगा, एक पर माइनस आया होगा, लगा सकता हूं समझने के लिए। तो होगा क्या, प्लस किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ में, माइनस के साथ में जाएगा तो क्या बनेगा CH3H बनेगा, और बदले में कौन निकल जाएगा H निकलेगा। जरा गौर फरमाओ इन पर, ये सॉफ्ट नेचर का होता है, ये हार्ड नेचर का, ये सॉफ्ट नेचर का, ये सॉफ्ट और H- किस नेचर का, सॉफ्ट नेचर का, और ये हार्ड नेचर का। मतलब इस अभिक्रिया में हार्ड सॉफ्ट टूटकर सॉफ्ट अंतःक्रिया बना रही है, दुर्बल बंध टूटकर प्रबल बंध बन रहा है। तो ये विक्रिया पियर्सन के अनुसार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये विक्रिया प्रकृति में नहीं होती। तो कुछ अभिक्रियाएं बोलता है कि ये हो जाए, लेकिन वो वास्तव में नहीं होती, लेकिन जो होती है उन्हें बोलता है कि नहीं होनी चाहिए। उल्टा है काम बोलते हैं। लिखो, पियर्सन सिद्धांत में कठोरता तथा मृदुता का, पियर्सन सिद्धांत में कठोरता तथा मृदुता का कोई गणितीय पैमाना नहीं है। कठोरता तथा मृदुता का कोई भी गणितीय पैमाना नहीं है, कोई भी गणितीय पैमाना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, पियर्सन सिद्धांत निम्न अभिक्रियाओं की प्रगति को नहीं समझाता। पियर्सन सिद्धांत निम्न अभिक्रिया की प्रगति को या निम्न अभिक्रियाओं की प्रगति को नहीं समझाता, नहीं समझाता, केवल सेकंड पॉइंट वाली ही छापनी है, थर्ड पॉइंट वाली नहीं छापनी है। नेक्स्ट, पियर्सन सिद्धांत के अनुसार निम्न अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न होनी चाहिए। निम्न अभिक्रिया प्रकृति में संपन्न होनी चाहिए, लेकिन यह संपन्न नहीं होती। लेकिन यह संपन्न नहीं होती। लिख लो,
इसी के साथ आपकी यूनिट होती है खत्म। कल से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। ठीक है ना? 2 यूनिट और बच गई है ऑनलाइन वालों की बस, जिसमें सिलेबस खत्म। अब एक क्वेश्चन लिखो। सिल्वर ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यों? सिल्वर ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उठा के देखना। पिछले 5 साल के पेपर ऐसे मिलेंगे आपको। ये इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं? ये प्रबल है, ये कठोर है, क्यों? ऐसे क्वेश्चन होता है। बताओ क्यों? हाँ, सिल्वर सल्फाइड से बनेगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी। अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ जाएगा तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होगी, जो कि अस्थायी है। तो स्थायी तो सॉफ्ट सॉफ्ट ही है, इस वजह से यह सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ऐसे जमा दूंगा कि आपको आंसर करना है। मैं कर रहा था आपको। H मतलब सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है क्योंकि इसमें मृदु मृदु अंतरक्रिया पाई जाती है। क्योंकि इसमें मृदु मृदु अंतरक्रिया पाई जाती है, जो स्थायी है। जबकि Hg2S में Hg2O में पहले Hg2S लिखा था हमने, Hg2S, ये तो होता है सल्फाइड। ऐसे तो बनेगा। अरे जो भी है, Ag2S। मैंने पहले क्या बोला था क्वेश्चन में? Ag बोला था, सिल्वर बोला था आपको मैंने। सल्फाइड का मतलब ऐसी बॉन्ड आपको कॉम्प्लेक्स बनाना तो आता ही होगा, ये प्लस तो ये माइनस, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। अगर हम ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Ag2O में मृदु कठोर अंतरक्रिया होती है। मृदु कठोर अंतरक्रिया होती है। जो अस्थायी होती है। अतः यह ऑक्साइड रूप में पाया न जाकर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ऑक्साइड के रूप में पाया न जाकर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। डन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखना आप पेपर पर सोल्व करना शुरू कर दो। एक पूरी हो गया आपकी, तो अब आपको पढ़ दो पहले एक बार बढ़िया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, फिर एक बार देखो फिर क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को बताओ, बता के पूछ लो। लेंगे ना टेस्ट लेंगे, आप लोग तैयार हो ना टेस्ट ले लेते टेस्ट। आज क्या बात, आज क्या है? आज क्या है? अरे आज क्या कुछ देना, तो 2-3 दिन बाद देगा आप टेस्ट। 2-3 दिन बाद देगा आप टेस्ट।